शाइस्ता परवीन को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शाइस्ता के प्रयागराज में ही छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस को शक है कि प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई हो सकती है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता के हजारों समर्थक, कोई भी समर्थक उसे पनाह दे सकता है। और यहां पर पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि शाइस्ता को बहुत कम लोगों ने देखा है। जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं उनमें से बहुत कम लोग ही उसे पहचानते हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलिस शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवांग, मैं आपके पास आ रहा हूं। शाइस्ता की लोकेशन कहा जा रहा है कि प्रयागराज में हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस की छापेमारी है वो अब लगातार तेज होती जा रही है। इससे पहले भी शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आसपास के इलाके, चाहे वो कसारी मसारी हो, चकिया हो, या तमाम वो इलाके जहां पे शाइस्ता परवीन के रिश्तेदार रहते हैं या उसके परिवार के लोग रहते हैं, उनके यहाँ पूछताछ की थी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं चकिया के इलाके में ही मौजूद हूँ और यहीं इस मोड़ से चकिया का इलाका शुरू हो जाता है। शाइस्ता के जो पिता हैं उनसे भी पूछताछ हुई थी कुछ दिनों पहले। उनके पिता मोहम्मद हारून, उनके भी घर पुलिस पहुंची थी और हम भी कुछ देर पहले जब वहां पहुंचे तो उस घर में कोई नहीं था, केवल सामान जो है वो बिखरा पड़ा था। तो कुल मिला के पुलिस को शक है कि चकिया के इलाके में और कसारी मसारी के इलाके में जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने अपनी दबिश को तेज कर दिया है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द शाइस्ता को घेर लिया जाए। तो अतीक के दफ्तर में खून मिलने पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। फैसल ने खून के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और पुलिस का कहना है कि पूरी जांच होगी और जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था, सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है पुलिस, ताकि यह पता चल सके कि यहां पर कौन आया था। अतीक के दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान पाए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं। वहां पर एक कपड़ा भी मिला है जिसमें खून लगा हुआ है। पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, अंदर रूम्स में है और स्टेयर्स पे हैं। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा। उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर देखिए का? वो चाकू मिला है? देखिए, वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर, चाकू भी मिला है। एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पे भी ब्लड स्टेन्स आप लोगों को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है, वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं। तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला है, चाकू मिला है, चाकू का भी ब्लड। देखिए, जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। पुनीत, पहले यह बताइए कि यह दफ्तर, इसका एक हिस्सा पहले बुलडोज किया जा चुका है, आधा हिस्सा जिसके अंदर आज खून के निशान मिले हैं, और 4 दिन पहले पुलिस पहुंचती है, छापेमारी होती है, असलाह बरामद होता है, मीडिया भी पहुंचती है। 4 दिन के बाद खून के निशान, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 4 दिन में ही कुछ हुआ है वहां। बिल्कुल, मेरे ये ठीक पीछे आपको ये पूरी बिल्डिंग नजर आएगी। ये दफ्तर है अतीक अहमद का, सामने बुलडोज की हुई है। हालांकि इस दफ्तर में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये दफ्तर पूरी तरीके से खुला हुआ है और इसीलिए कोई भी इस दफ्तर में आराम से चला जाता है। इसी दफ्तर में जाकर के 20 तारीख को हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने यहाँ का तिलिस्मी दिखाया। इसके अलावा 21 अप्रैल को मैंने रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से इस दफ्तर के कमरे में उमेश पाल को किडनैप करके रखा गया था और उसको टॉर्चर किया गया था। लेकिन जब हम 3 दिन पहले गए थे, हमें वहाँ पर कोई भी ब्लड स्टेन नजर नहीं आया। हम उसी रास्ते से गए थे, लेकिन आज वहां पर दफ्तर में घुसते ही 5 फीट की दूरी पर एक चाकू नजर आया है। यह चाकू सब्जी काटने वाला जरूर है, लेकिन इस पर खून के निशान लगे हुए हैं और वहां पर बड़ी मात्रा में खून गिरा हुआ है। इसके अलावा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों पर खून है, दीवार पर खून है, यहां तक कि रेलिंग पर खून है। ऊपर जब पहुंचते हैं तो ऊपर सीढ़ी पर भी किनारे की तरफ बड़ी मात्रा में खून है। बराबर में कमरा है, किचन जिसको कह सकते हैं, उस किचन के अंदर खून है और जो उसके बराबर में कमरा है वहां सोफे पर खून है, अलमारी पर खून है और यहां तक कि वहां उसमें एक महिला का गाउन है व्हाइट कलर का, उस पर भी पूरी तरीके से खून है। कुछ अखबार भी पुलिस को मिले हैं जिन पर खून के निशान है। ऐसा लग रहा है कि उस अखबार से हाथ को पोंछा गया है खून के। कहीं ना कहीं जब पुलिस को जानकारी मिली यहाँ पर
जो फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया उन्होंने एविडेंस जरूर कलेक्ट किया और उनका कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी। लेकिन पुलिस की अपनी एक और थ्योरी, उनका कहना है कि पीछे की तरफ कांच टूटा हुआ था, शायद कोई इससे अंदर घुसा हो। लेकिन सवाल यह है कि जब ये मकान पूरी तरीके से खुला है, कोई भी दो तरफ से आसानी से जा सकता है, तो फिर कांच तोड़ने की क्या जरूरत है, पहला। दूसरा, ये जो खून है ये पूरे घर में बिखरा हुआ है, लेकिन कहीं भी किसी को घसीटने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। हर कमरे में खून होने का क्या मतलब है? कहीं पर बूंद बूंद खून है और कहीं पर एक साथ बड़ी मात्रा में खून है। क्या यहाँ पर जानबूझकर किसी साजिश को अंजाम दिया गया है? ये तमाम सवाल है। और फिलहाल आज जाकर के अब पुलिस ने इस पूरे घर को सील कर दिया गया है और पुलिस मौके पर मौजूद है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दफ्तर के अंदर किसी बड़ी वारदात को पिछले 3 दिन के अंदर अंजाम दिया गया है? खून का रहस्य क्या है, यह पता लगाने के लिए पुलिस। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है, बड़ा बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यूपी में माफिया अपराधी अब अतीत हो गए हैं, ये कह रहे हैं सीएम योगी। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। यूपी के शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कहा था कि गर्मी शांत हो जाएगी। आज आपने देख लिया कि गर्मी शांत हो गई। जो धमकी देते थे उनके घर कोई रोने वाला भी अब नहीं बचा है। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान का, और वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि गर्मी शांत हो जाएगी, और आप देख लीजिए आज गर्मी शांत हो गई है। जो धमकी देते थे अब उनके घर पर कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं, गुंडों, अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी गुंडा, अपराधी, माफिया अब वो अतीत बन गया है। अब यूपी में ना कोई कर्फ्यू, ना कोई दंगा, सब कुछ चंगा। और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने बयान का भी जिक्र किया, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ लोगों की गर्मी बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। आह्वान पर आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है। 6 वर्ष के अंदर कैसे तकदीर बदली जा सकती है, आज शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं,
आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। और एक बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे असद का एक पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो में असद किसी को टॉर्चर करता हुआ नजर आ रहा है। अतीक के लखनऊ वाले मकान का ये वीडियो कहा जा रहा है। वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। और इस वीडियो में आप देखिएगा तो असद किसी को पीट रहा है। असद के साथ साथ उसके गुर्गे भी वहां पर मौजूद है। और ये वीडियो असद के मोबाइल से ही बरामद हुआ है। एनकाउंटर में मारा जा चुका है अतीक का बेटा असद, और उससे जो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया था, उसी मोबाइल के अंदर से ये वीडियो मिला। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है, अब तक तो ये कहानी के रूप में आता था कि कहां कहां किसे टॉर्चर किया गया, अब तो सबूत दिख रहे हैं। देखिए, असद के गुनाहों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। और यह वीडियो उस बात की गवाही देता है प्रत्युष, जिस तरीके से और जिस बेरहमी से कमरे के अंदर बेल्ट खोल के वह एक शख्स को पीट रहा है, वह बता रहा है कि कितना क्रूर हो चुका था। और उम्र के जिस पड़ाव में था, उस पड़ाव में इस तरह की क्रूरता शायद हम आप किसी से, आम लोगों से कम ही उम्मीद कर सकते हैं। और यही क्रूरता जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो उस वक्त भी देखने को मिली थी कि किस तरीके से सफेद रंग के क्रेटा से निकल कर आया और वह गोली चलाता है। तो ये जो क्रूरता है वह दिखा रहा था कि वो भी अपने पिता के रास्ते पे चल रहा था और किस तरीके से जुर्म की दुनिया में वो अपना नाम कमाना चाहता था। लोग उसे अतीक की वजह से नहीं बल्कि असद के खौफ से जाने। शायद ये वीडियो उस खौफ की बानगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो छन छन कर सामने आ रही है। ये तो सबूत है जो दिखे हैं। जिन लोगों से बात हो रही है उन लोगों का साफ कहना है कि बिल्कुल अपने पिता की तरह था। और देखिए, वो राजनीतिक रसूख भी रखता था। कई सारे वीडियोस आप देखिए प्रत्युष, आप उस वीडियो में देखेंगे कि अपनी माँ के साथ खड़े होकर राजनीतिक मंच पर वह अपनी माँ के बगल में खड़ा है और माँ उनकी भाषण दे रही है और वहाँ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। तो निश्चित रूप से एक तरफ आतंक, दूसरी तरफ राजनीति, और इसके कॉम्बिनेशन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसका भी उमेश पाल की हत्या के बाद अंत हो गया। आज ठीक 2 महीने पहले प्रत्युष, आज के दिन ही उमेश पाल की हत्या हुई थी। और उस हत्या को जिसने अंजाम दिया था उसमें एक असद भी शामिल था। और उस असद का जो वीडियो आ रहा है वो वीडियो बता रहा है कि कितना क्रूर हो चुका था वो शख्स। जो शख्स दिखने में एक अच्छे स्कूल से पढ़कर निकलता है, एक बड़े स्कूल से पढ़कर निकलता है, लेकिन उसमें भी संस्कारों में वही खून था जो एक तरीके से कह सकते हैं अतीक अहमद में था। अब बात रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। कुछ ही घंटे पहले ब्लैक सी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रूस को टारगेट किया गया और वो भी क्रीमिया की जमीन पर। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। और अगर ये यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत है तो क्रीमिया से इसकी शुरुआत का आखिर मतलब क्या है, डिटेल में हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में ड्रोन से हमला किया है। सेवास्तोपोल में यूक्रेनी हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब भी दिया है।
तो ब्लैक सी में ये जो अटैक हुआ है इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, उन पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो फैक्ट्स आखिर है क्या। ये जो रूसी फ्लीट पर अटैक हुआ है, ब्लैक सी में रशियन फ्लीट पर एक बड़ा अटैक हुआ है और इसके अलावा हमला ब्लैक सी में सेवेस्टोपोल पोर्ट पर किया गया है। यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को टारगेट किया गया और मौके पर बड़ा धमाका हुआ और आग के गोले उठते हुए वहां नजर आए। यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो चुका है, उसे पुतिन के कोप से कोई बचा नहीं सकता। यह ऐलान कोई और नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की सेना ने किया है। यूक्रेन के पास ना हथियार है ना ही एयर डिफेंस सिस्टम है। इस वजह से यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल फेल हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है? क्या अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या मई में ही यूक्रेन का अंत होने वाला है? यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल क्या 6 दिन पहले हो गया फेल? ज़ेलेंस्की का 30 अप्रैल प्लान आखिर क्यों हो गया नाकाम? ज़ेलेंस्की का काउंटर मिशन नेटो के धोखे से खत्म। क्या यूक्रेन की संपूर्ण तबाही तय हो गई है? यूक्रेन विनाश की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। वार जोन से जो रिपोर्ट आई है वो ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का अंत बहुत निकट है। तीस अप्रैल को कीव व क्रीमिया पर भीषण प्रहार करने वाला था, लेकिन ज़ेलेंस्की का क्रीमिया प्लान फ्लॉप हो गया है। ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि नेटो ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यूक्रेन का काउंटर प्लान क्यों आखिर कैसे फेल हो गया, ये तो हम आपको इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले ज़ेलेंस्की की वो वॉर स्ट्रैटेजी भी जान लीजिए जो क्रीमिया को तबाह करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 30 अप्रैल से यूक्रेन बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला था। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन के पास अटैक के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, रूस पर ऑल राउंड अटैक यानी भीषण प्रहार। दूसरा, दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में एक साथ हमला। तीसरा, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में छोटे पैमाने पर अटैक। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना हमले के तीसरे विकल्प को अपनाने वाली थी। इसके तहत वो उन इलाकों पर हमला करने वाली थी जो अभी रूस के कंट्रोल में हैं। इनमें बाखमुत, वुहलेदर, मारियोपोल, मोलोटोपोल और स्वेस्तोनोपोल शामिल हैं। इन इलाकों पर यूक्रेन खार्किव और खेरसोन से अटैक करने वाली थी। खार्किव और खेरसोन में अभी पूरी तरह से यूक्रेन का होल्ड है। ज़ेलेंस्की और उनके वार कमांडर ने 30 अप्रैल को काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी। रूस को दहलाने के लिए यूक्रेन युद्ध में 1 लाख नए सैनिक, पश्चिमी देशों के 400 टैंक,
1600 आर्मर्ड व्हीकल्स, 300 आर्टिलरी गन झोंकने वाले थे। ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान तैयार था। 30 अप्रैल से युद्ध का नया और विनाशक फेज शुरू होने वाला था, लेकिन नेटो की वजह से यूक्रेन का यह प्लान नाकाम हो गया। जी हां, अप्रैल लास्ट तक वार जोन में नाटो के कई घातक हथियार पहुंचने थे जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को अपने प्लान को बदलना पड़ गया है। पश्चिमी देशों से हथियार नहीं मिल रहे हैं, ये यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है, लेकिन जो वेपन मिल चुके हैं वो भी ज़ेलेंस्की सेना के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। कई देशों से मिले लेपर्ड टैंक उतने कारगर नहीं हो रहे जितनी उम्मीद थी। यूक्रेनी फोर्स लेपर्ड टैंकों को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। यूक्रेन के मुताबिक टैंक से फायरिंग करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का खुलासा किया खुद यूक्रेनी फोर्स ने। यूक्रेनी आर्मी ने स्वीकार किया है कि वो रूस की एयर स्ट्राइक को रोकने में नाकाम है, क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचे हैं। यूक्रेन के पास गिने चुने एयर डिफेंस सिस्टम ही बचे हैं। यही वजह है कि रूस के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर अटैक को यूक्रेनी फोर्स रोक नहीं पा रही है। यूक्रेन की इस किल्लत का फायदा पुतिन की सेना उठा रही है। वो यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों से बांट रही है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खंडहर बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन की तबाही तय है? क्या रूस यूक्रेन का वजूद खत्म करने वाला है? क्या नेटो ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को तबाह होने के लिए छोड़ दिया है? क्या मई में पुतिन यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश कर देंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब चंद रोज बाद ही मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं कर्नाटक के हासन, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक में फिर से सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार पर पूरा फोकस कर रही है और अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों साउथ कर्नाटक के दौरे पर हैं और अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर, चीते उदय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में लड़खड़ाकर गिरता हुआ दिख रहा है चीता उदय। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ये एक मादा चीते की मौत हुई थी, उसके बाद ये दूसरी मौत है। और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जिस चीते की मौत हुई है उदय की, वो लड़खड़ाकर गिरता हुआ दिख रहा है। इन सभी चीतों को साउथ अफ्रीका से लाया गया था फरवरी में, जिसमें से अब तक 2 चीतों की मौत हो चुकी है। एक मादा चीता सासा की मौत हो गई है, दूसरा ये उदय। यूपी के शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कहा था कि गर्मी शांत हो जाएगी, आपने देख लिया गर्मी शांत भी हो गई। अब लगता है सत्ता में हमारा आना सार्थक हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में अब माफिया पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा।